Hello guys, how are you all? I hope you all are doing very well. And today we are starting our residue topic. जो हमारा remaining topic है, जो हमारा बच गया था, वो थे physical properties of metal and non metals. आज हम properties के बारे में बात करने वाले हैं. मुझे आप सभी जानते होंगे, मेरा नाम दीर्घा शर्मा. मैं यूपीएसपी की मर्ज से आपके साथ में जुड़ गई हूँ साइंस के कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करने के लिए. और चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की बात कर रहे हैं. मोस्टली जो मेटल्स की बात हम करते हैं तो वो सॉलिड होते हैं. सबसे पहले हम उनकी फॉर्म की बात करते हैं कि वो बाहरी भौतिक रूप से दिखाई कैसे देते हैं. तो जो मेटल्स होते हैं वो मरकरी इज़ लिक्विड. मरकरी केवल एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है. इसके अलावा सभी मेटल्स मोस्टली मेटल्स जो हैं आपके, वो सब सॉलिड फॉर्म में हमें मिलते हैं. ठीक है. इसके अलावा अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो वो एक नॉर्मल टेम्परेचर पे हमेशा, मैं नॉर्मल टेम्परेचर की बात कर रही हूँ, वो सॉलिड फॉर्म जो है वो भी नॉर्मल टेम्परेचर में ही है. गर्म करने पर मेल्ट हो जाते हैं या ठंडे करने पर फ्रीज़ हो जाते हैं, वो सब चीज़ें अलग हैं. मैं नॉर्मल टेम्परेचर की अभी यहाँ पे बात कर रही हूँ. ठीक है. तो ये जो ब्रोमीन है, ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है. इसके अलावा बाकी सारे जितने भी आपके नॉन मेटल्स हैं वो गैशियस स्टेज में, यानी कि गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं. और जो आयोडीन, कार्बन, सल्फर एंड सिलिका हैं, ये आपको सॉलिड स्टेट फॉर्म में मिलते हैं. ठीक है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द हार्डनेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स. व्हाट इज़ इट? अगर हम किसी भी मेटल को बीच में से तोड़ते हैं तो वो टूटेगा नहीं. ठीक है. तो वो टूट नहीं पाता है, तो यानी कि वो सख्त होते हैं. तो मेटल्स जो हैं बहुत सॉलिड होते हैं और सख्त होते हैं, हार्डनेस बहुत होती है उनमें, जिनको आप अगर ऐसे चाकू से काटेंगे या आप कुल्हाड़ी से काटेंगे तो वो ऐसे जल्दी से नहीं टूटते हैं. इसके अलावा जो सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और मरकरी है, ये नॉट सो मच हार्ड, ये कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं. हम जब लैब में काम करते हैं तो हमें सोडियम पीस कैरोसिन ऑयल में डूबा हुआ दिखाई देता है, यानी कि हमें मिलता है उसे काम यूज़ करने के लिए, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस के लिए. तो हम उसे देखते हैं कि जब सोडियम पीस हमें मिलता है, हम लोग एक मामूली से ब्लेड से भी उसको कट कर लेते हैं, क्योंकि उसे हमें छोटा सा पीस चाहिए होता है. तो अपने एक्सपेरिमेंट के लिए हम जब सोडियम को यूज़ करते हैं तो हम उसे ब्लेड से भी कट कर सकते हैं. तो इसी तरह सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और मरकरी ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं, इन्हें आप कट कर सकते हैं. लेकिन और जो मेटल्स होते हैं वो बहुत सॉलिड होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं, उनको कट करने में प्रॉब्लम होती है. उसी तरह ऑन द अदर हैंड नॉन मेटल्स जो अधातु हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं. जो धातु नहीं हैं उनको आप कट कर सकते हैं, एक्सेप्ट आपका हीरा, डायमंड जो है, जो कार्बन का एक एलोट्रॉप है. तो उसके अलावा बाकी सभी नॉन मेटल्स अधातु सॉफ्ट होते हैं. अब अगर मैं बात करूं लस्टर, यानी कि एक शाइनिंग क्वालिटी की, मेटल की शाइनिंग क्वालिटी कैसी होती है, तो मैंने एक आपको फ्लो चार्ट बना के दिया है. कट द मेटल. ठीक है. आपने मेटल को कट किया, जैसे कि किया नहीं जा सकता है, यानी कि आप उसकी कटेड फॉर्म अगर ले रहे हैं तो सी द सरफेस. जैसे आपने सोडियम लिया या आपने गोल्ड को लिया तो आप उसको कट कर रहे हैं और उसके बाद में उसका सरफेस देख रहे हैं, तो आपको एक शाइनिंग क्वालिटी आपको समझ में आएगी, शाइनिंग सा आपको सरफेस दिखाई देगा. तो ये जो है ये मेटेलिक लस्टर कहलाता है, यानी कि धातु का शाइनिंग क्वालिटी उसका लस्टर कहलाता है. जबकि जो नॉन मेटल्स हैं उनमें कोई इस तरह का शाइनिंग क्वालिटी नहीं पाया जाता, वो नॉन लस्टर्स होते हैं. अब हम बात करते हैं मेलिएबिलिटी की. तो मेलिएबिलिटी है क्या, पहले इसको आइडेंटिफाई करते हैं. मेलिएबिलिटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कन्वर्जन ऑफ मेटल्स इनटू शीट्स. ऐसा मेटल जिसको आप हथौड़ा मारो तो वो एक शीट, यानी कि एक चादर टाइप की उसकी बन जाए, एक पतली परत उसकी बन जाए. तो जो गोल्ड है उससे हम आभूषण बनाते हैं, वो इस तरह से किया जा सकता है. सिल्वर है, उससे आभूषण बनाते हैं, वो किया जा सकता है. लेकिन जिंक को आप इस तरह से नहीं कर सकते. ठीक है. लोहे को भी आपको गर्म करके पिघलाना पड़ता है, फिर उसके बाद में उसकी शीट बनती है. तो मेटल्स मोस्टली इनकी मेलिएबिलिटी जो है, यानी कन्वर्जन ऑफ मेटल्स इनटू शीट्स जो है, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, ये जल्दी से शीट की फॉर्म में नहीं आ पाते हैं. इसके बाद हम बात करते हैं डक्टिलिटी. डक्टिलिटी क्या है, यानी कि उसमें से कोई चीज़ थ्रू आउट हो सकती है क्या, उसमें कंडक्टिविटी है क्या. ठीक है. तो डक्टिलिटी है कन्वर्टिंग इनटू वायर्स, उसको हम वायर में चेंज कर सकते हैं कि नहीं. जो नॉन मेटल्स हैं उनको नहीं कर सकते हैं. बाकी हमने अपने घर में देखा होगा
हमारे घरों में कॉपर की वायर मिलती है, यानी कि तांबे के तार मिलते हैं, एल्यूमिनियम की वायर्स मिलती हैं, जो मोटे तार होते हैं उनके अंदर एल्यूमिनियम के कई सारे 3-4 तार निकले रहते हैं। तो इस तरह से कॉपर और एल्यूमिनियम के हमारे यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फिटिंग होती हैं उनमें ये तार पाए जाते हैं। ठीक है, अब आयरन की बात करते हैं। आयरन का यूज़ मोस्टली एक तार वायर तो उसकी बन जाती है, हमने यूज़ किया हो अगर केमिस्ट्री लैब में तो वायर गॉज सुना है, वो आयरन का ही बना होता है। तो जाली टाइप की जो बनती है, या आप देख सकते हैं और जो जालियाँ होती हैं जैसे जाली के दरवाजे हैं, तो उन सब में जाली का जो यूज़ हो रहा है वो मोस्टली लोहे की होती हैं, और आयरन का यूज़ इस तरह से जाली बनाने में किया जाता है, यानी कि उसको भी वायर में चेंज किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमने 3 चीज़ें देखी, फर्स्ट इज़ लस्टर, सेकंड इज़ मैलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या है? बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी और हीट, यानी कि विद्युत और ऊष्मा, इन दोनों के वो सुचालक हैं या कुचालक हैं। सुचालक को बोलते हैं कंडक्टर और कुचालक को बोलते हैं नॉन कंडक्टर। ठीक है, तो उसमें से बेसिकली कंडक्टर हैं क्या कि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन हो सकती है कि नहीं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकती है कि नहीं, उसमें से जो हीट है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकती है कि नहीं। आपने अगर कभी देखा हो तो लकड़ी अगर लंबी है और उसका एक छोर अगर जल रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि उसका पीछे का छोर भी गर्म ही हो जाएगा, लेकिन अगर एक आयरन रॉड है और वो आपके एक साइड से जल रही है तो वो धीरे धीरे पीछे तक गर्म हो जाएगी। ठीक, यहाँ पर हम एक एक्सपेरिमेंट टाइप का छोटा सा करेंगे, एक छोटी सी ट्रिक है जहाँ से आप कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मेटल्स देख सकते हैं। नॉन मेटल्स में तो नो कंडक्टिविटी है, ना हीट की ना फिर इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है जिसमें एक साइड बल्ब लगा हुआ है, एक साइड एक सेल लगी हुई है। बीच में जो ये तारे हैं, ये चाहे आप कॉपर की यूज़ कर लें, कॉपर भी एक मेटल है, चाहे आयरन की यूज़ कर लें और चाहे एल्यूमिनियम की यूज़ कर लें, ये तीनों ही मेटल्स की अगर आप तारें यूज़ करते हैं तो आपका जो बल्ब है वो जल जाएगा इफ़ सेल इज़ पावर्ड। ओके, यानी कि इनमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो जाता है, जो ये सिद्ध करता है कि मेटल्स के द्वारा मेटल जो है कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, मेटल्स के द्वारा विद्युत का वाहन किया जा सकता है। इसी तरह से अब हम बात करते हैं कंडक्टर्स ऑफ हीट है, ये सॉरी गलत लिखा गया है, कंडक्टर्स ऑफ हीट है। यहाँ पर आयरन रॉड ली गई है जिसकी एक छोर को हमने गर्म किया है पॉइंट ए से, और पॉइंट बी तक अगर आप देखेंगे तो वहाँ तक एक ऑटो हीट पहुँच जाते हैं, यानी कि वो अपने आप से गर्म हो जाता है। दैट मीन्स कि ये जो है हीट के भी कंडक्टर्स होते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। सबसे पहले हम देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं हम किस तरह से मेटल्स प्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीजन के साथ में, तो 4Na यानी 4 सोडियम के परमाणु हमने लिए हैं, के एटम हमने लिए हैं, और उसके बाद में 2 ऑक्सीजन, 4Na प्लस O2 इज इक्वल टू 2Na2O, यानी कि आपकी जो इक्वेशन है दैट इज़ बैलेंस। ऑक्सीजन के आपके पास में 2 थे इधर एटम्स, तो आपने 2 ही इधर आपके सोडियम ऑक्साइड में आ गए हैं, और उधर 4 थे Na के, तो यहाँ पे 2 दूनी 4 यानी 2 आपने जो मल्टीप्लाई में लिख रखा है, और Na2। ठीक है, तो यहाँ पे 4 आपके सोडियम और 1 आपका ऑक्सीजन, तो ये सोडियम ऑक्साइड बना देते हैं, यानी सोडियम जो है मेटल वो ऑक्सीजन के साथ में मिलने के बाद में सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर देता है। अब ये जो ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होती है, मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था कि सोडियम जो है वो उसको केरोसिन ऑयल में रखते हैं लैब में। एक्चुअली वो इसलिए रखते हैं क्योंकि उसकी जो है ऑक्सीडेशन की पावर बहुत ज़्यादा होती है। वो जैसे ही अगर आप वैसे रखोगे, हवा में रखोगे, तो हवा में ऑक्सीजन पाई जाती है, तो एकदम से ऑक्सीजन को पकड़ के और एकदम आग लग जाती है। कई बार बच्चों से हो भी जाता है, केमिस्ट्री लैब में एकदम आग लग जाती है सोडियम पीस के थ्रू, लेकिन इसीलिए उसको केरोसिन ऑयल में दबा कर रखते हैं, जिससे कि केरोसिन ऑयल में डुबो कर रखते हैं, जिससे कि उसमें आग ना लग पाए। सेकंड आपकी इक्वेशन है वाटर के साथ में, यानी H2O के साथ में। देन आप देख सकते हैं 2Na प्लस 2H2O, जितने मॉलिक्यूल राइट साइड में होंगे उतने ही मॉलिक्यूल आपके पहले लेफ्ट साइड में होने चाहिए। तो ये क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी 2NaOH प्लस H2 गैस रिलीज हो जाएगी। ये जो मैंने ऊपर तीर का निशान लगाया है, यही डिनोट करता है कि ये गैस फॉर्म में है। जब भी आप किसी गैस को इस तरह से लिखते हैं इक्वेशन में, तो आपको ये तीर का निशान ऊपर की तरफ लगाना रहता है, तो वो आपके गैस फॉर्म को आइडेंटिफाई डिनोट करता है। ठीक है, देन हम एक और इक्वेशन देखते हैं मैग्नीशियम के साथ में, मैग्नीशियम प्लस H2O, तो हम क्या बना देंगे MgO, यानी कि जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आपके H2O में था, ये जाकर Mg के साथ में जुड़ जाएगा, यानी कि मैग्नीशियम के साथ जुड़कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा, और H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो जाती है। तो इस तरह से ये ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स के फॉर्म में हमें मिले जब हमने इसको वाटर मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट करवाया। तो ठीक है,
नाउ हम देखते हैं कि रिएक्शन विद एसिड्स यानी कि एसिड्स के साथ में इनका क्या रिएक्ट रहता है। तो Zn+2HCl इज इक्वल टू ZnCl2 + H2, इसमें भी हाइड्रोजन गैस निकाल देते हैं और जिंक क्लोराइड ये बना देते हैं। इसमें सीधा सा फंडा है कि 2 मॉलिक्यूल क्लोरीन के हाइड्रोजन यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड में थे, तो वो दोनों के दोनों Zn के साथ में जाके कंबाइंड हो जाते हैं यानी कि ZnCl2 बना देते हैं। एक जिंक था, देन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड था HCl, और उसके बाद में उसने बनाया जिंक क्लोराइड, और देन हमारी जो गैस निकली दैट वाज हाइड्रोजन गैस। ओके, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पे बन के आता है कि मेटल को जब हम एसिड के साथ में कंबाइन करते हैं, उसकी रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं, तो वो हमें साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। ओके, तो ये कुछ हमारी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी मेटल एंड नॉन मेटल्स की। इसके बाद हम अगले सेशन में पढ़ेंगे कि इनका इंडस्ट्रियल यूज़ क्या है मेटल्स का। ओके, तो तब तक के लिए आप अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखें, पढ़ते रहें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अपनी इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए और लाइक एंड शेयर कर दिया कीजिए दोस्तों के साथ में, जिससे कि वो भी साइंस के ये टॉपिक्स जो हैं इनको क्लियर कर सकें। कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं और क्वेश्चंस के आंसर भी वहाँ पर कर सकते हैं। इज़ देयर एनी क्वेश्चन, तो आप वहाँ पर मुझसे आराम से पूछ सकते हैं।